स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह शो पूरी तरह से डेडिकेटेड है वादा बाजार को लेकर। कुछ बेहतरीन ट्रेंडिंग एफ&ओ के शेयर्स हम आपके सामने रखेंगे, साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक भी आपके सामने रखेंगे। आज का दिन मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में काम कर रहा है। सुबह सुबह हमने कहा था कि अगर आपको 2-4 घंटे का कोई काम है तो भले निपटा के आ जाइए, इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा और आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कहीं कुछ नहीं हो रहा। अगर छोटी मोटी गिरावट भी है तो सिर्फ 30-40 पॉइंट की है, जो कि इंडेक्स के अंदर मायना नहीं रखती। बड़े बड़े इंडाइसिस है, 30-40 पॉइंट का फर्क क्या पड़ता है। 5 बड़ी बातों से कर रहे हैं कार्यक्रम की शुरुआत। फिर सौरभ सिसोदिया आज हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे करेंगे बातचीत। फेड की बैठक से पहले ग्लोबल के साथ साथ भारत के भी बाजार में एक ठहराव सा है, किसी चीज की वेट है। अपने स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मार्केट्स में पुल बैक, भारतीय बाजार में ग्रोथ, दोनों ही अपने आप को मेंटेन किए हुए। ठहराव आ गया है, मैं ये नहीं बोलूंगा प्रॉफिट बुकिंग, ठहराव जरूर है। इवेंट से पहले एफआईएस की जोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है। ये खरीदारी 8 हफ्तों के ऊंचे स्तरों पर है। दूसरा, इन्होंने रिटेल को भी हरा दिया और एफआईएस की खरीदारी में दोनों ही नंबर्स, इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शंस, दोनों के ही नंबर्स के अंदर करीब 15,000 करोड़ रुपए की खरीदारी उनकी तरफ से 2 ही सेशन में हो चुकी है। निफ्टी बैंक 3 दिन का ट्रेंड इसका बिल्कुल सपाट है, किसी बड़े मूव की तैयारी हो रही है। इसको हम स्क्वीजिंग पैटर्न कहते हैं कि स्क्वीज हुआ है, कोई भी एक बड़ा मूव आ सकता है। और आपको पता है कि फेड का इवेंट और आरबीआई का इवेंट दोनों ही बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। इंडिया विक्स 16 के स्तर पे आपको है, नेगेटिव खबर को इस समय पचा रहा है। ज्यादातर नेगेटिव खबरें मार्केट के अंदर डाइजेस्ट हुई है, नहीं तो ये इंडिया विक्स आपका 20 के आसपास आके खड़ा होता। तो इस इंडिया विक्स में कोई खास बड़ी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और पांचवी बात, फार्मास्यूटिकल्स, मेटल्स, मीडिया के शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। ये 2-3 सेगमेंट ऐसे जहां पर आज आपको अच्छी बाइंग देखने को मिल रही होगी। खैर, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस बीच निफ्टी का डाटा आपकी स्क्रीन पर लेके आ जाते हैं कि निफ्टी के अंदर एक्चुअली में आज क्या हो रहा है। और उसके बाद सौरभ सिसोदिया हमको ये बताने वाले हैं कि अलग अलग स्टॉक्स में हमको इस समय क्या किया जाए। आपकी स्क्रीन पर पहले निफ्टी का डाटा आएगा। 3-3.5% का ओपन इंटरेस्ट आज थोड़ा कम हुआ है। ओपन इसके अंदर इवेंट के अंदर थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है। अनवाइंडिंग एक रेंज के अंदर हुई है। 18,177 का वीवैम्प अभी बना हुआ है, इसलिए अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात बोलेंगे तो 18,000 एक अहम सपोर्ट एरिया है जो अभी भी मार्केट्स के अंदर ब्रेक नहीं होगा। और डाटा देख के तो ऐसा लगता है कि मार्केट इसको एक बेस बना के रखेगा। 18,100 दूसरा एक अहम सपोर्ट एरिया है। 18,200, 300 इवेंट से पहले के ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है। इवेंट के बाद हो सकता है हम गैप के साथ भी ओपन करें या फिर गैप सामने सामने आपको दिखे और उसके बाद फिर आप उसमें ट्रेड करते हुए दिखें। सौरभ सिसोदिया से पहले सिर्फ निफ्टी के बारे में व्यू पॉइंट, क्योंकि बैंक निफ्टी के बारे में अलग से चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन पे आके खड़ा हो गया। सौरभ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले जरा इंडेक्स पे यानी कि निफ्टी में अपना व्यू पॉइंट क्लियर कीजिए। जिनके पास पोजीशन है वो क्या करें और जिनके पास पोजीशन नहीं है, इवेंट से पहले रिस्क लेना जानते हैं, ले सकते हैं, वो क्या करें। गुड आफ्टरनून निफ्टी जी। निफ्टी की स्पेसिफिक की बात करें तो पिछले 2 हफ्तों में निफ्टी में लोअर लेवल से एक अच्छा रैली देखने मिला ऑन द अपसाइड। और इवेंट के पहले अगर डेटा देखे, आज का निफ्टी का फ्यूचर्स डेटा देखे तो लॉन्ग्स जो भी थे उनके पास अनवाइंड हुआ है। तो मेरा मानना है इवेंट के पहले यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बनाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी जो सपोर्ट आ रहा है, लाइक जो 20 मूविंग एवरेज आ रहा है काफी नीचे है, 20 मूविंग एवरेज से काफी दूर है, तो पुल बैक पॉसिबल है ऑन द डाउन साइड। ओवरऑल ट्रेंड हालांकि बुलिश है, बट आई थिंक इवेंट के पहले कोई ट्रेड अवॉइड करना चाहूंगा। और अगर कोई ट्रेड लेना ही है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी को अगर ट्रेड लेना है ऑन द शॉर्ट साइड एक नीचे में मिल सकता है, बस ऑन द अप साइड हम काफी ऑलरेडी खींचे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इवेंट के बाद कोई भी जो इवेंट का आउटकम होगा, फेड क्या करता है उसके बाद आई थिंक एक डाउन साइड पॉसिबिलिटी है मार्केट में। तो आई थिंक इवेंट के पहले जनरली तो मैं ट्रेड नहीं लेने की सलाह दूंगा, बिकॉज कल आरबीआई का भी इवेंट है। बट किसको अगर कंपल्सिव ट्रेड लेनी है तो ट्रेंड के अगेंस्ट एक शॉर्ट पुट बाय किया जा सकता है और आई थिंक डाउन साइड में एक बार के लिए एक मोमेंटम देखने मिल सकता है। ओके, डाउन साइड कितना हो सकता है सौरभ, वैसे आपके हिसाब से अगर आया भी तो डाउन साइड 18,000 के नीचे ब्रेक हो जाएगा? यस, मुझे लग रहा है कि अगर 18,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 17,800 तक एक डाउन साइड देखने मिल सकता है। और वहां पे आई थिंक एक वहां से वापस एक मार्केट बेस बना के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बिकॉज लॉन्ग्स क्यों अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी हम पिछले 2 हफ्तों में देखे तो ऑलरेडी एक 700 से 800 पॉइंट की रैली निफ्टी पे आ चुकी है। और इवेंट के पहले और जो जो भी एक डेटा है वो दिखा रहा है कि लॉन्ग्स अब अनवाइंड हो रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे और निफ्टी में आज की जो पोजीशन है, आज ओपन इक्वल टू हाई है, तो जनरली एक काइंड ऑफ एक इमीडिएट टॉप का संकेत रहता है। तो यहाँ पे कंपल्सिव ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड में लेना चाहूंगा, वो भी पुट बाई के जरिए। बट अगर किसी को ट्रेड, आई थिंक बेस्ट ट्रेड होगी कल आरबीआई इवेंट के बाद, बिकॉज एक क्लियर डिसीजन आ जाएगा फेड और आरबीआई दोनों मिलकर क्या करते हैं। एंड उसके बाद आई थिंक मुझे लग रहा है जल्दी एक ट्रेंडिंग मूव दोनों इंडेक्सेस में देखने मिलेगा।
ठीक है, तो निफ्टी के अंदर आज हम नो ट्रेड डालते हैं। आज होल्ड भी नहीं डाल पाएंगे क्योंकि आज जो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, सौरभ भी नहीं कॉन्फिडेंस दे रहे। डाटा तो खैर यही बता रहा है कि आज रेंज का मार्केट है। हालांकि एफआईएस की होल्डिंग पहले से खड़ी हुई है सिस्टम के अंदर, लेकिन ये काफ़ी सारे एनालिस्ट को ऐसा लगता है कि ये होल्डिंग्स काम किया है। कई एनालिस्ट को लगता है कि होल्डिंग्स के बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है अगर मार्केट में कमेंट्री टफ आती है तो। फिलहाल इसलिए कोई सौदा ना लिया जाए आज निफ्टी बैंक निफ्टी का। जिनके पास जो स्टॉप लॉसेस हैं वो अपने लगा के रखें, जिनका जो पोजीशन है अपनी लगा के रखें। जल्दी से बैंक निफ्टी के बारे में हम आपको डाटा दिखा देते हैं, फिर हम बैंक निफ्टी के बारे में एक आउटलुक ले लेते हैं अगर कुछ बदलाव आता है तो। नहीं तो फिर हम और आगे बढ़ेंगे स्टॉक्स की तरफ। सौरभ, हम आपके सामने बैंक निफ्टी का डाटा रख रहे हैं। उसके अंदर आप देखेंगे ना, ओपन इंटरेस्ट 1% का भी नहीं है। ये आज का नहीं है, ये कल भी था, ये परसों भी था। 3 दिन से ये 1% का भी ओपन इंटरेस्ट नहीं आ रहा। 0.25% का ओपन इंटरेस्ट चेंज है, यानी कि कुछ भी नहीं हो रहा। बैंक निफ्टी में बिल्कुल ईगरली वेट हो रहा है कि कोई एक अच्छी न्यूज़ या बैड न्यूज़ कुछ भी आया तो सिस्टम वैसे ही रिएक्ट करेगा। ट्रेंड बिल्कुल सपाट है। आपका व्यू पॉइंट, क्या कुछ ट्रेड बनता है बैंक निफ्टी पे या फिर छोड़ें? हमको निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा लगता है कि इवेंट के बाद ज़्यादा जोर से जो भी करेगा वो बैंक निफ्टी करेगा। बिल्कुल, अगर बैंक निफ्टी का डेटा भी देखें तो 41,000 पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है और 41,500 पे मैक्सिमम कॉल हुआ है, रेजिस्टेंस है। और पिछले एक हफ्ते का प्राइस पैटर्न देखें तो एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बैंक निफ्टी रेंज में ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो काफी हाई चांसेस है कल इवेंट, आज इवेंट के बाद कल एक अच्छा बड़ा मूव देखने मिल सकता है। इवेंट के पहले जनरली कोई बड़ा मूव नहीं देखने मिलेगा, बट जिस तरीके से बैंक निफ्टी रेंज में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आई थिंक में ट्रेड 41 का लेवल ब्रेक होता है तो डाउन साइड में शॉर्ट ट्रेड, और ऑन द अपसाइड 41,500 ब्रेक होता है तो ये ट्रेड लेना चाहूंगा। करंट आई थिंक बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन है, बिकॉज निफ्टी देखे तो निफ्टी ने एक हफ्ते में एक अच्छा मोमेंटम दिखा ऑन द अपसाइड, पर बैंक निफ्टी में काइंड ऑफ साइडवेज मोमेंटम है। तो आई थिंक दो लेवल्स टू वेट एंड वॉच है, 41,000 ऑन द डाउन साइड एंड 41,500 ऑन द अपसाइड। इनके ब्रेक होने के बाद ही एक ट्रेड लेना चाहूंगा। इवेंट के पहले आई थिंक जनरली पोजीशन लाइट रखना चाहूंगा। बस फेड के बाद हमने देखा है कि ठीक मार्केट है, में अच्छा गैप दोनों साइड देखने मिलता है। डन सर, एग्री सर। मैं आपके पॉइंट से एग्री करता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी नो ट्रेड। सीधा हम कुछ होते हैं इस बीच मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम शेयर के सिलसिले को शुरू करते हैं। बाद में एलआईसी की मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ जाएगी। एलआईसी हाउसिंग के शेयर के अंदर बहुत ज़ोरदार गिरावट आई है, उसकी मैनेजमेंट के तौर पर हमारे साथ कंपनी के एमडी जुड़ने वाले हैं। लेकिन ठीक उससे पहले कुछ एक ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर है, वो एक बार आ जाएंगे। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स के अंदर अगर आप सूची चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि उसके अंदर अडानी ग्रुप के शेयर्स भी कुछ हद तक शामिल हैं। कुछ हद तक आपको फार्मास्यूटिकल्स के शेयर्स शामिल हैं। हमने बहुत सारे शेयर छांटे तो उसमें उनका ऑरबिंदो फार्मा और ओएनजीसी ये दोनों ज़्यादा बेहतर दिखे। सर सौरभ जी, एक बार जरा दोनों शेयर्स को चेक करोगे? औरो फार्मा और ओएनजीसी ये दोनों के अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजिशन, ताज़ा खरीदारी है, क्या ट्रेड बनता है इन दोनों में? ओएनजीसी अगर बात करें तो ओएनजीसी में पिछले 5 दिनों से एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला ऑन द अपसाइड, और जो प्रीवियस वीक का जो हाई था उसको भी ब्रेक किया है। तो मेरा मानना है ओएनजीसी में जिनके पास पोजीशन उनको स्टॉप लॉस ट्रेल करने की सलाह दूंगा। एक 135 जो आज का लो है वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन में बने रह सकते हैं। ऑन द अपसाइड मेरा मानना है 145 तक का टारगेट इस स्टॉक में आते हुए देखने मिल सकता है ऑन द नियर टर्म, और वहां पे इस स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी। औरो फार्मा की बात करें तो औरो फार्मा से मुझे बेटर विकल्प और दिख रहे हैं फार्मा स्पेस में, तो आई थिंक वहां पे पैसे डालने की सलाह होगी, बिकॉज औरो फार्मा अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, और ऑन द अपसाइड जो ये लेवल है 560 का जोन है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है औरो फार्मा के लिए। तो मेरा मानना है यहाँ पे औरो फार्मा किसके पास है, आज दिन के ऊपरी स्तरों से भी काइंड ऑफ कूल ऑफ हुआ है स्टॉक, तो यहाँ पे एक एग्जिट की सलाह दूंगा। आई थिंक 960 का लेवल 560 का लेवल काफी क्रूशियल है, उसके ऊपर ही स्टॉक में और मोमेंटम बढ़ेगा। और फार्मा नेम्स अगर प्ले करने तो सन फार्मा या सिप्ला बेटर विकल्प है फ्रॉम द फार्मा स्पेस। ठीक है, मैं सन फार्मा के बारे में फिर आपसे थोड़ा बाद में पता करूंगा, लेकिन आप मेरे को एक बात और क्लियर कर दीजिए। आपने मेरे को ओएनजीसी का टारगेट तो दिया 145 तक कह रहे हैं आप चला जाएगा। आप इसका स्टॉप लॉस 130 रखें सर, या फिर ज़्यादा डीप नहीं हो जाएगा? आज का लो 135, आज का लो जो 135। आजकल 135 का स्टॉप लॉस कर देना फिर, ठीक है। 135 रुपये का हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, 145 रुपये का टारगेट है। इसको हम ठीक करके आपके सामने स्टॉप लॉस करते हैं 135 और 145 आपका टारगेट है। ये रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और ओएनजीसी को चुने, हमने सर के सामने 2 शेयर रखे थे, दोनों में से एक शेयर का हो गया चुनाव, वो है ओएनजीसी। 135 रुपये का स्टॉप लॉस, 145 रुपये का टारगेट है। इन दोनों शेयर्स में से एक शेयर का चुनाव है। सन फार्मा, अगर आप ऑरबिंदो सन में ढूंढ रहे हैं तो फिर सन फार्मा ज़्यादा कन्विक्शन में स्ट्रॉन्ग है, उसका लेवल्स अभी हम सौरभ जी से बाद में लेंगे। लेकिन ठीक इस बीच एलआईसी
एलआईसी की मैनेजमेंट के तौर पर हमारे साथ कंपनी की एमडी एंड सीईओ वाई विश्वनाथन हमारे साथ जुड़े हैं। मुनाफे में 20% से ज़्यादा की बढ़त है, लेकिन प्रोविजनिंग में दिक्कत आने की वजह से आज एलआईसी हाउसिंग के शेयर के अंदर ज़ोरदार गिरावट हमको देखने को मिल रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज पहले तो समय देने के लिए। सर आपकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो तो ओवरऑल फ्लैट है, लेकिन ये जो प्रोविजनिंग हुई है इसको लेके कुछ एक कंसर्न्स है मार्केट के अंदर। ये Q2 की परफॉर्मेंस के अंदर ही है या फिर ये आगे भी कैरी होगा? सर जरा इसको लेके कुछ क्लैरिटी देंगे आप? ये क्वार्टर में हमारा रिटेल डिस्बर्समेंट्स बहुत अच्छा ही होगा, अच्छा होता। वी हैव शोन ए ग्रोथ ऑफ sequential growth अगर दिखा तो more than 10% we could show, and then even over the last year if you see there is a good growth in the individual housing segment, वहाँ तो 10% के ऊपर वो भी है, and we are positive that in the days to come also we will be showing double-digit growth in all these individual housing loan segment. सर ये जो लोन सेगमेंट आपका डिवीजन है इसके अंदर आप मेरे को ग्रोथ के बारे में बता सकते हैं कि FY23 के अंदर व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग? हम क्या 12 से 15% एक्सपेक्ट करें या फिर इससे कहीं ज़्यादा? पूरा साल का अगर देखें तो we are having our presence across all throughout India. Our offices are there, and in all states, especially affordable housing. That is our strength. There we are very, very positive, and going forward we are highly positive that all our offices will be achieving their annual budgets well in time. और एक बात है कि that more than 15% growth, our guideline path what you have given earlier, definitely we will achieve this year. That's what we are very, very positive and actually confident of that. मिस्टर विश्वनाथ एक चीज़ और बताइए, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं टिपिकली उसमें भी हमने देखा है कि ये ड्रॉप हुआ है। ज़्यादातर कंपनीज के मार्जिन्स पे प्रेशर रहता है, लेकिन जो पनिशमेंट आज शेयर पे मिल रही है वो ज़्यादा गंभीर है। इसलिए पता करना ये लाजमी हो जाता है कि आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में ये जो शार्पली डिक्लाइन आया वन ऑफ है या फिर ये आगे भी प्रेशर बरकरार रहेगा? इसका कुछ आउटलुक आप दे पाएंगे? आगे 2 क्वार्टर्स में certainly हमारा the NIM margins will improve, and then we are confident that more or less what we have indicated in our earlier quarters also will be showing more or less the same rate of our NIMs. And then borrowing costs, of course you are aware that there will be slight increase also because of this. Now recently the cost of borrowing has gone up across, then definitely we also will be with that in the market. सर ज़्यादातर एनालिस्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि जो आपकी रिस्ट्रक्चर्ड बुक है वो उसमें थोड़ा रिस्क अभी भी इन्वॉल्व है, इसलिए ये ट्रस्ट भी नहीं हो रहा, इसलिए शेयर के अंदर पिटाई भी थोड़ी ज़्यादा है। आप मेरे को थोड़ा एनपीएस के बारे में बताएंगे, इस समय का स्ट्रक्चर है क्या, और अगर मान लीजिए रिस्ट्रक्चरिंग होती भी है तो कितनी हेयर कट्स या कैसे होगा वो? एनपीए का सवाल है तो हमारा ऑल ऑफिसेस में टीम्स, रिकवरी टीम्स हमें बोलता है, दे आर फुल्ली इन प्लेस, एंड आवर कलेक्शन एफिशिएंसी एवरी मंथ इट इज इम्प्रूविंग ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस ओटीआर जो रिस्ट्रक्चर हुआ है, then people are working to make them regular. I think next 2 quarters certainly there will be a remarkable improvement. I think slippage will be less and NPS will not be much to worry about as far as ODRs are concerned. सर हम जितना समझ पा रहे हैं शायद डिमांड तो है मार्केट के अंदर, और अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड तो एक्सट्रीम अच्छी है और आप उसी में ज़्यादा डील करते हैं, तो मेरे को अगले 2 क्वार्टर का एक आउटलुक दे सकते हैं कि डिमांड के अंदर अगर ऐसा ही रहता है तो आपकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी सर? आगे 2 क्वार्टर में हमारा उम्मीद है कि दैट कम से कम 12 to 15% तो हमें डेफिनेटली आर एक्सपेक्टिंग ए गुड ग्रोथ अक्रॉस all the regions also in this affordable segment, and our teams are working everywhere. और एक है तो हमारा होमी ऐप
द डिजिटल हमें जो अभी इंकरेज कर रहा है, उसी से भी हमारा कम से कम 1/3 business is happening. That will focus more, so that what happened, there will be a good growth across all the regions well in time. So we are confident that in this segment of affordable housing, we will establish our good trend in the market. ठीक है मिस्टर विश्वनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हमारी उम्मीद, हमारी शुभकामनाएं दोनों ही हैं कि आप आगे चल के आपके नंबर्स में काफ़ी अच्छा सुधार हो, स्पेशली मार्जिन्स में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सौरभ, आज आपसे ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है, लेकिन आपने ONGC एक बार बता दिया। आप हमको जरा अपने ट्रेडिंग कॉल्स दे देंगे, आपके अपने ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? जी, मेरा पहला स्टॉक ऑन द लॉन्ग साइड रहेगा आईटीसी। आईटीसी ने आज के सेशन में फ्रेश 10 ईयर हाई हिट किया है। एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला आईटीसी में पिछले 1-2 महीनों में। तो मुझे लग रहा है आगे जाते हुए इस स्टॉक में और एक बड़ा अपसाइड देखने मिल सकता है। और एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है कि जो 350 की कॉल ऑप्शन है, वहाँ पे मैक्स कॉल हुआ ही था और आज वहाँ पे हेवी अनवाइंडिंग हुई है और हम जस्ट सीरीज के स्टार्ट में। तो ये एक इंडिकेशन है कि एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड आईटीसी में देखने मिल सकता है। तो आईटीसी में बाइंग की सलाह रहेगी। एक 350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। आई थिंक ऑन द अपसाइड 370 तक के लेवल्स आईटीसी में नियर टर्म में आते हुए देखने मिल सकते हैं। और मेरा दूसरा पिक भी ऑन द लॉन्ग साइड रहेगा चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस की बात करें तो आज के सेशन में स्टॉक ने लगभग 5% का मूव दिया है, प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक किया है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो स्टॉक का बाउंस आया अपने 200 डे मूविंग एवरेज से आया है और पिछले पूरे 1 साल का चार्ट देखें तो जब भी चोला फाइनेंस 200 डे के आसपास आया है, वहीं से बेस बना के नेक्स्ट लेग ऑफ रैली शुरुआत हुई है वहां से। तो मुझे लग रहा है चोला में भी ये रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल से करंट लेवल्स पे और एक बड़ा अपसाइड ऑन द अपसाइड देखने मिल सकता है। तो चोला फाइनेंस में भी बाइंग की सलाह रहेगी। एक 730 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड मेरा मानना है 760 से 770 के लेवल्स नियर टर्म में आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, आपने 2 शेयर दिए, एक तो आईटीसी दिया है जिसका हमने टारगेट रखा है सर 370 रुपये, आपका स्टॉप लॉस है 350 रुपये। चोला इन्वेस्टमेंट या चोला फाइनेंस, जैसे भी आप इसको बोलें, इसका जो टारगेट है 770 रुपये का है, 770, और आपका जो स्टॉप लॉस है 735 का है। तो आपने अच्छे पोजिशनल सौदे दिए हैं, कोई बहुत बड़े बड़े टारगेट्स या बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं है। ये हमने लिख दिया 770, 760 दो आपके टारगेट्स हैं, 735 का आपका स्टॉप लॉस है। 2 शेयर हो गए आपके, फर्स्ट इज़ आईटीसी, सेकंड इज़ चोला, और इसके अलावा ONGC आपकी लिस्ट में है। आज हम ज़्यादा शेयर तो डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन जब भी आपसे वापस मुलाकात होगी उम्मीद करते हैं कुछ बेहतरीन शेयर हम आपके सामने रखेंगे। खैर, इवेंट भी था, इवेंट्स वाले ज़्यादा शेयर होने भी नहीं चाहिए पोर्टफोलियो में, नहीं तो फिर वो हिसाब किताब काफ़ी ऊपर नीचे कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।